नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होकर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी परीक्षाओं में 5 नंबर, 10 नंबर में पूछे जाते हैं। और इससे पहले जो है हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन होने वाली है और इससे बाहर जो है आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं? यानी कि महाजनपद जो है क्या होता था? तो ये क्वेश्चन जो है आपसे 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो महाजनपद प्राचीन भारत में मौजूद राजनीतिक इकाइयाँ थीं। ये राज्य या प्रशासनिक इकाइयाँ होती थीं। नंबर 1 पे आता है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनमें से बड़ा महाजनपद मगध था। और दूसरा है महाजनपदों में ज़्यादातर राजतंत्रीय राज्य थे और इनमें से राजवंशीय राजाओं के पास पूर्ण शक्तियाँ होती थीं। यानी कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो है 16 महाजनपद थे जिनमें मगध साम्राज्य जो यानी कि जो जनपद था वो जो है सबसे शक्तिशाली था, जिसकी राजधानी जो है बाद में मतलब पाटलिपुत्र हुई और उस पर जो है कई जो है वंशों ने शासक किया, जैसे कि हर्यक वंश, नंद वंश और आपका मौर्य वंश, शून्य वंश, इन सभी ने जो है उस पर क्या किया? राज्य किया था। अब आगे आता है कि कुछ महाजनपद गणतंत्र भी थे, जिन्हें गढ़ या संघ या फिर जो है गणराज्य भी कहा जाता था। आगे आता है महाजनपदों की स्थापना कई जनपदों को मिलाकर की जा गई थी। उदाहरण के लिए कौशल महाजनपद में शाक्य और काशी के जनपद शामिल थे। आगे आता है महाजनपदों के राजाओं के पास बड़ी सेना होती थी। यानी कि जो महाजनपद होते थे उनमें जो है कुछ राजतंत्र भी होते थे और कुछ गणतंत्र भी होती थे। और जो गणतंत्र महाजनपद होते थे उनको जो है गढ़ या गढ़संघ या फिर गणराज्य कहा जाता था। और उन्हीं में जो आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे जो है वो भी उन्हीं में जो है क्या हुए थे? पैदा हुए थे। आगे आता है कि जो ये महाजनपद होते थे उनको जो है कई सारे जनपदों को मिलाकर जो है एक महाजनपद बनाया जाता था। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे आज के टाइम पर जो है पहले कई गाँव को मिलाकर जो है एक यानी कि शहर बनता है, ब्लॉक बनता है, कस्बा बनता है, फिर आपका जो है बहुत सारे ज़िलों को मिलाकर जो है मंडल मिलता है, फिर सारे के सारे मंडलों को मिलाकर जो है एक राज्य बनता है और सारे राज्यों को बनाकर जो है एक देश बनता है। तो उसी प्रकार जो है पहले महाजनपदों को जो है कई सारे जनपद को जो है मिलाकर बनाया जाता था। और जो महाजनपद के राजा होते थे उनके पास जो है काफ़ी बड़ी सेना होती थी। आगे आता है ज़्यादातर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। यानी कि जो महाजनपद होते थे उनकी जो है ज़्यादातर जो है एक राजधानी हुआ ही करती थी और जो राजधानी हुआ करती थी वो जो है चारों तरफ से जो है किलेबंदी में घिरी हुई हुआ करती थी ताकि उस पर जो है कोई भी शत्रु जो है आक्रमण ना कर सके। आगे आता है महाजनपद ज़्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित थे और पूर्व में बिहार से लेकर उत्तर पश्चिम सीमा तक फैले हुए थे। महाजनपदों का युग उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ था। यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है महाजनपद काल शुरू हुआ था, जिसे हम जो है उत्तर वैदिक काल से यानी कि जो है खत्म होने के बाद हुआ था। आप जानते हैं कि सबसे पहले आपकी जो है आई थी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद आपकी वैदिक सभ्यता, फिर उसके बाद महाजनपद काल। ये जो है आप ज़्यादातर पढ़ते हैं इसमें क्लास 12th में। फिर आपके आता है बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, फिर आपके आते हैं यात्रियों के बारे में, जैसे कि भारत में कौन-कौन से यात्री आए। और आप जो है 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे अल-ब्रूनी, फ्रांसवा बर्नियर और इब्न बतूता। इन 3 जो यात्री थे इनके बारे में जो है आप 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। फिर आपके आते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी और आप जो है अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जो उन्होंने जो मनसबदारी व्यवस्था चलाई थी। फिर आप पढ़ते हैं उपनिवेशवाद और देहात और फिर आप पढ़ते हैं कि गांधी जी का युग जो आता है और फिर आता है संविधान का निर्माण। तो ये सभी जो है आप क्लास 12th की जो है हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो कि आपके कई सारे एग्ज़ामों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप यदि कोई आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये 4 सब्जेक्ट जो है आपको ज़्यादातर पढ़नी होती हैं। फिर आपको जो है एनवायरनमेंट पढ़ना होता है और फिर आपको साइंस एंड टेक पढ़ना पो होता है और आपको जो है कुल मिलाकर लगभग
15 से 16 सब्जेक्ट पढ़नी होती हैं और आप जो है उस समय जो है डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि आपकी हिस्ट्री की 3 किताब आते हैं। एक आती है प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, जिनमें आपकी होती है एक रामचंद्र शरण की, यानी एक जो होती है आपकी रामचंद्र वर्मा की, एक होती है सतीश चंद्र की और एक होती है आपकी सिया राम शरण की और एक होती है आपकी स्पेक्ट्रम, यानी कि 3 बुक आपको पढ़नी पड़ती है। यानी कि आप जो है अपनी जो या जैस जो बुक आपको समझ में आती है वो जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आपको जो ज्योग्राफी पढ़नी होती है, पॉलिटी पढ़नी होती है और आपको जो है नितिन सिंघानिया की जो है आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़नी होती है। तो ये सभी बातें जो है आपको 12th में ही अगर आप ये जान जाते हैं तो आपकी जो है तैयारी जो है अच्छी होती है। और तो आइए अब चलते हैं अपनी वीडियोज़ पर। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो है मगध साम्राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। यानी कि जो मगध साम्राज्य था उस पर एक टिप्पणी लिखनी है। यानी कि वो उसका विस्तार कैसा था, उसकी राजधानी क्या थी, उस पर किन-किन जो है राजवंशों ने राज्य किया, क्या-क्या हुआ। तो जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जो आधुनिक पटना तथा गया जिले में इसमें शामिल थे। यानी कि जो प्राचीन भारत में आप जानते हैं कि 16 महाजनपद थे, जिनमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था, वो था मगध था। और इसकी राजधानी जो है गिरिब्रिज या फिर राजगीर थी, या जिसे हम राजगृह कहते हैं, तथा बाद में जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी। और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया था। यानी कि जो मगध साम्राज्य था, इसकी जो है पहले राजधानी हुआ करती थी गिरिब्रिज, जिसे हम राजगृह कहते हैं, और बाद में इसकी राजधानी जो है बदलकर पाटलिपुत्र कर दी गई। और मगध साम्राज्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। और आप भी जानते हैं कि हमारा जो सबसे नया वेद है वो अथर्ववेद है और सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। तो ये भी जो है आपके इसमें आप पढ़ चुके हैं। आगे आता है कि अभियान चिंतामणि के अनुसार जो है मगध को कीकट कहा गया है। यानी कि जो अभियान चिंतामणि चलाया गया था उसके अनुसार जो है, यानी जो पुस्तक है उसके अनुसार जो है जो मगध साम्राज्य था उसको जो है कीकट कहा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे आता है कि गौतम बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ वंश के बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। यह पूर्वी गंगा के मैदान में स्थित था। मगध की सीमाएं उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में यानी कि जो पूर्व में जो है चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई थी। यानी कि जब गौतम बुद्ध के यानी कि पूर्व के बाद, यानी कि उनके पूर्व यानी उससे पहले जो है बृहद्रथ यानी कि जो वंश था, और उसके जो राजा थे बृहद्रथ तथा जरासंध, ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा महान राजा थे। यानी कि जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे। और यह जो है जो मगध साम्राज्य था ये जो है पूर्वी गंगा के मैदान में स्थित था। और इसकी जो सीमाएं थी उनमें थी उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था, और पूर्व में पश्चिम वो जब चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ था मगध साम्राज्य। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, या फिर अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अशोक के धम्म से तात्पर्य अशोक की नैतिक संहिता से है। प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, बड़ों की आज्ञा मानना यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों के प्रति जो है आदर करना, और सभी उचित व्यवहार जो है भी हैं जो धम्म के अंतर्गत आते थे। और मौर्य साम्राज्य चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अनेक अभिलेखों का निर्माण कराया। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के जो चक्रवर्ती सम्राट थे अशोक थे, उन्होंने ही जो है धम्म की नीति को जो चलाया था। और ये नीति एक ऐसी थी जो नैतिक संहिता पर आधारित थी, जिसमें कहा गया था कि प्राणियों का वध ना किया जाए, जीव हिंसा ना की जाए, बड़ों की आज्ञा का पालन किया जाए, और गुरुजनों के प्रति जो है उनका आदर किया जाए। और ये जो सभी व्यवहार थे उनके जो है धम्म में शामिल थे। और मौर्य साम्राज्य के ये जो सम्राट थे यानी कि अशोक जो है, इन्होंने जो है कई सारे अभिलेखों का निर्माण कराया, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। आगे आता है कि और अभिलेख के माध्यमों से अशोक ने नैतिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, जिन्हें अशोक का धम्म कहा गया था। और अशोक के धम्म में ये शिक्षाएं शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले आता है साधुता यानी सज्जनता का व्यवहार करना। दूसरा है परोपकार यानी कि कल्याणकारी कार्य करना, यानी कि लोगों को तंग ना करना, उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार करना। ये सभी जो है इनके धर्म में लिखा गया। आगे आता है पाप ना करना, दूसरों से मीठी बाड़ी में बात करना, दूसरों के साथ प्रेम भरा मधुर व्यवहार करना,
और लगातार दान कर्म करते रहना। तो ये सभी जो है उनके धम्म की नीति की जो है अच्छी अवधारणाएँ थी। आगे आता है जीवों पर दया करना, प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना और माता-पिता और बड़ों की आज्ञा मानना या उनका पालन करना। अब आगे आता है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन उन्होंने कभी व्यक्तिगत धार्मिक विचारों को जनता पर लादने का प्रयास नहीं किया था। यानी कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने जो है बौद्ध धर्म तो अपना लिया था, लेकिन उन्होंने जो है किसी भी जो अपनी जनता थी या उनकी प्रजा थी उस पर जो है उन्होंने ज़बरदस्ती उसे जो है थोपने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ये कहा था अगर लोग अपनी मर्ज़ी से चाहें तो इसको अपना सकते हैं। अब आगे आता है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या-क्या कार्य किए थे। यानी कि जो उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अब जो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया उसके लिए उन्होंने क्या-क्या कार्य किए उनके प्रचार प्रसार के लिए। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार किया। उन्होंने दूर-दराज के स्थानों पर मिशनरियों को भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से अपने जीवन को प्रेरित कर सकें और इन मिशनरियों में उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल थे। यानी कि सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के आदर्शों और उनके विचारों को जो है प्रचार करने के लिए जो है दूर-दराज के जो स्थान थे जैसे कि आपका श्रीलंका रहा, सीरिया रहा और चीन रहा, जापान रहा, इन सभी देशों में जो है मिशनरियाँ यानी कि जो धम्म महामात्र अधिकारी थे उनको भेजा और वहाँ पर जो है उन्होंने बौद्ध धर्म के जो अच्छे विचार थे उनको अपनाने के लिए, उनकी शिक्षाओं को जो है जीवन में जो है अपने उतारने के लिए उन्होंने जो है इन सभी मिशनरी को उनके पास भेजा जिनमें उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल थे जो कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए थे। तो इसमें सबसे पहले आता है उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन स्तंभों पर भी लिखवाया था। यानी कि जो उनके शासन में जो स्तंभ हुआ करते थे उन पर भी उन्होंने लिखवाया और उन्होंने धार्मिक शिलालेख बनवाए जिनमें उन्होंने अपने प्रशासनिक नैतिकता और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बताया। आगे आता है उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की और उन्हें विभिन्न भूखंडों में भेजा। विभिन्न भूखंडों यानी कि अनेक सारे देशों में भेजा, जगहों में, कश्मीर में भेजा, आपके जो है श्रीलंका में भेजा, सीरिया में भेजा, जापान में भेजा, चीन में भेजा। आप जानते हैं कि चीन में जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग आज भी काफ़ी ज़्यादा हैं भारत के मुकाबले। आगे आता है उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध की शिक्षाओं का प्रसार-प्रसार करने के लिए यानी कि प्रचार करने के लिए जो है श्रीलंका भेजा। उन्होंने बौद्ध उत्सवों का समर्थन किया और उन्होंने कई बौद्ध पवित्र स्थलों की स्थापना की थी। तो जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनके बारे में जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आपका तीसरा और चौथा चैप्टर है। इनमें जो है हम थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में जानेंगे, लेकिन इनका जो चौथा चैप्टर आएगा उसमें जो है हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में ही डिस्कस करेंगे। यानी कि उसमें जो है हम अच्छे से समझेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और आपके बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, उनके प्रथम और जैन धर्म में जो है तीर्थंकर 24 थे, कौन-कौन से थे, उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनके पिता का नाम, माता का नाम, पति के नाम, बेटा के नाम और उन्होंने जो है अपना घर त्याग दिया था, उसको क्या गया गया, उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो ये सभी जो है हम जो है चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और उनसे बाहर जो है आपके 12th क्लास में जो है आपके पेपर नहीं पूछे जाते हैं और ये जो है आपके अगर आप आईएएस, पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो उनमें भी जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब आगे आता है, उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह-जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। यानी कि जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने जो है धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की और जो है जगह-जगह जाकर जो है धम्म की शिक्षाओं को बताते थे। उन्होंने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवाए थे यानी बनवाए थे। उन्होंने पूर्वी दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई स्तूप, संघाराम, विहार, चैत्य और आवास बनवाए थे। अब आता है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो ये क्वेश्चन भी जो है आपसे 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत नाथन के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध भुवनेश्वर से
8 किलोमीटर जो है दूर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। अशोक ने कलिंग पर हमला किया था क्योंकि यह आधुनिक उड़ीसा में स्थित था। यानी कि और ये जो है इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी सारी जो है चीज़ें थी और इस पर जो है यानी कि जो सम्राट अशोक थे वो जो है अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहते थे। यानी कि जो कलिंग युद्ध है वो जो है 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया, जो कि भुवनेश्वर से यानी कि जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर उससे ठीक 8 किलोमीटर दूर जो है दक्षिण में जो है दया नदी के किनारे लड़ा गया था। और अशोक ने जो है कलिंग पर हमला किया और उसमें जो है लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और ये उस युद्ध जो है उस टाइम पर जो काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ करता था। और इस कलिंग युद्ध के बाद ही जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे आता है और यहाँ एक मजबूत सेना थी यानी कि जो कलिंग राज था उसमें जो है एक मजबूत सेना थी इसीलिए जो है अशोक ने उस पर आक्रमण किया। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी लेकिन युद्ध में हुए हिंसा और रक्तपात को देखकर वह भयभीत हो गया यानी कि उनके जो है हृदय में परिवर्तन हुआ। आगे आता है कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला जिनमें सबसे पहले आता है इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का संकल्प किया। यानी कि जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने जो है अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए जो कलिंग पर युद्ध किया था, क्योंकि वहाँ पर जो एक मजबूत और बड़ी नौसेना हुआ करती थी। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा हिंसा हुई, रक्तपात हुआ, उसे देखकर जो है उनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और हम उन्होंने जो है एक संकल्प लिया कि मैं जो है अब कभी भी अहिंसा यानी कि जो है हिंसा नहीं करूँगा। यानी कि अहिंसा और शांति के मार्ग पर जो है चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया था। अब आगे आता है कि अशोक ने अपने शेष जीवन को अहिंसा और धम्म विजय के लिए समर्पित करने का फैसला किया और अशोक ने भविष्य में कोई भी युद्ध करने का यानी कि ना करने का जो है निश्चय कर लिया था और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही काम किया था। यानी कि इस युद्ध के बाद जो है इनका हृदय परिवर्तन ऐसे हुआ कि उन्होंने ठान लिया कि मैं जो है कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा, सत्य के मार्ग पर चलूंगा और धम्म विजय के लिए करने का समर्पित हो गए थे। और उन्होंने जो है ऐसी जो है यानी कि अपने लिए एक कसम खाई कि मैं जो है भविष्य में कभी भी कोई युद्ध नहीं करूँगा। आगे आता है कि अशोक ने अपने राज्य में शांति पूर्वक निरंतर निर्धारण करने लगे थे या लगा था। तो उन्होंने जो है उनका जो राज था उसमें जो है हमेशा शांति बनी रहे इसीलिए वो जो है अब उन्होंने जो है हिंसा को छोड़ दी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम और माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उनके वीर रूप को दिखाया गया है। समुद्रगुप्त एक उदार शासक और कला के संरक्षक थे। यानी कि जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो ये जो है एक महान शासक हुआ करते थे और ये जो है जो समुद्रगुप्त थे वो जो है गुप्त वंश के जो है चौथे शासक थे। इनके पिता का नाम जो है चंद्रगुप्त प्रथम और माता का नाम था कुमार देवी। और इनके जो है समुद्रगुप्त जो थे उनके सिक्कों पर ही जो है इनको वीर रूप यानी कि जो इनको बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है और ये वीरता से भरे हुए थे, जो है एक साहसी व्यक्ति थे। और समुद्रगुप्त जो है एक उदार और शासक और कला संरक्षक भी थे। आगे आता है कि इतिहासकार ए.वी. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को यह उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि वे एक महान विजेता थे और उन्होंने अपने राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कई अभियान चलाए और सभी में जीत हासिल की थी। यानी कि जो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है ए.वी. स्मिथ, उन्होंने ही जो है समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि वो जो है एक महान विजेता थे। यानी कि उन्होंने जितने भी अभियान चलाए उन्होंने वो जो है अपने जीवन काल में एक भी अभियान को नहीं हारे बल्कि उन्होंने जो है हमेशा जीत हासिल की थी। इसीलिए उनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक किया। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के वन राज्य के राजाओं को अपना सेवक बनाया। समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा, साहसी, पराक्रमी और निर्भीक शासक थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल को भारत के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। यानी कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने जो है अपने
सा यानी कि जो साम्राज्य था उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लिया, जो कि हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक फैला दिया था। और उन्होंने जो है समुद्रगुप्त ने जो है मध्य भारत के जो वन राज्यों के राजा थे उनको जो है अपना सेवक बनाया। और समुद्रगुप्त जो एक वीर योद्धा, साहसी और पराक्रमी यानी कि निर्भीक शासक थे। और उनके जो जो शासन काल था उसको जो है भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था और उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, जो कि आपको लगभग 50 से लेकर 80 शब्दों में लिखना होता है। तो मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिनको सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज 302 ईसा पूर्व के आसपास भारत आया था। यानी कि जो मेगास्थनीज था वो एक यूनानी राजदूत था, जिसे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भारत में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और इन्होंने जो है एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है इंडिका, जो कि अब आज के टाइम पे जो है खो चुकी है। और लेकिन उसके जो है कुछ ग्रंथ जो है यानी कि जो कुछ उसकी टिप्पणियाँ हैं वो जो है कई सारे लेखकों की किताबें मिलती हैं, जिससे जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जो है कई सारी जानकारी इससे प्राप्त होती हैं। और ये जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए एक अच्छा स्रोत था। और जो मेगास्थनीज थे वो जो है 302 ईसा पूर्व के आसपास जो है भारत में आए थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे? यानी कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ? तो मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य साम्राज्य का काल 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि 322 ईसा पूर्व कहें या 321 ईसा पूर्व कहें, तो ये जो एक ही है, इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कहीं-कहीं आपको जो है किसी बुक में 321 ईसा पूर्व दुआ हुआ तो है, तो कहीं पर जो है 322 ईसा पूर्व दिया होता है। आगे आता है मौर्य साम्राज्य का अंत अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या के साथ हुआ। और बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके पतन की शुरुआत जो है सम्राट अशोक के जो है मृत्यु के बाद यानी कि 232 ईसा पूर्व के जो बाद हुई थी, जो कि मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। और मौर्य जो साम्राज्य था उसका जो काल था वो जो है 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और मौर्य साम्राज्य का अंत जो अंतिम जो सम्राट था जिसका नाम था बृहदत्त, उसकी हत्या जो है उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना जो है उसकी यानी कि 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग वंश की स्थापना हुई। अब जानते हैं हम कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे, वो अयोग्य थे, यानी कि वो जो है योग्य शासक नहीं थे। और अशोक के बाद उत्तराधिकारी जो थे, वो कमज़ोर थे, यानी कि अशोक के बाद जो मौर्य साम्राज्य के जो जो राजा बने, वो जो है कमज़ोर हुआ करते थे। और साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही ज़्यादा केंद्रित था, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन जो है, वो बहुत ही ज़्यादा बस एक ही जगह पर केंद्रित होने लगा, जगह-जगह पर जो है केंद्र था, इसीलिए जो है उसका भी पतन के कारण बने। और राजा जो थे वो अयोग्य थे, कमज़ोर थे। आगे आता है आर्थिक संकट, यानी कि जो वहाँ के राजा थे, वो जो है जो मौर्य साम्राज्य के जो राजा बन रहे थे बाद में अशोक के बाद जो है वो जो है फ़िज़ूल खर्चियाँ करने लगे। उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य का जो है अंत होने लगा, क्योंकि उनके पास जो है आर्थिक संकट आया। आगे आता है प्रांतों में शासन दमनकारी था, यानी कि जो है प्रांतों में जो शासन था वो यानी दमनकारी होता जा रहा था और लोग जो है विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। आगे आता है उत्तर-पश्चिम सीमाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। यानी कि जो बाद के शासक आए उन्होंने जो है उत्तर-पश्चिम की सीमाओं पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया और विदेशी आक्रमण भी हुए और जिस कारण जो है मौर्य साम्राज्य का जो है पतन होने लगा था। आगे आता है आंतरिक विद्रोह, यानी कि उन्हीं के राज्य में जो है जनता ने भी विद्रोह किया, क्योंकि उस समय जो है जनता पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और साम्राज्य का विभाजन हो गया और साम्राज्य का विभाजन होने लगा और प्रांतों ने आज़ादी की मांग की, जो यानी कि उन्होंने जो है जो राज्य जीते थे पहले, जो अच्छे शासक थे जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य और आपके बिंदुसार और सम्राट अशोक ने जो जीते थे राज्य, उन्हीं को उन्होंने जो है आज़ादी की भी माँग की। इसीलिए जो है मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा और 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया।
तो अब आगे हमारा अगला प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके जीवन के बारे में और उन्होंने कौन-कौन सी उपलब्धियाँ प्राप्त की, उनके बारे में बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में पटना यानी कि जो आधुनिक बिहार है, उसमें हुआ था। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चला था। यह जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की मदद से अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया था। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे और उनका जन्म जो है 340 ईसा पूर्व में पटना में हुआ था और इनका शासनकाल जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चला था और ये जो है जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने जो है अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से जो है जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराया और इन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना की। आगे है कि चंद्रगुप्त ने गंगा घाटी समेत पूरे उत्तर भारत को नियंत्रित किया था। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने देश के को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराया और कुप्रबंधन से भी बचाया। चंद्रगुप्त ने गांवों और नगरों की संस्थाओं का संगठन किया और उन्हें पर्याप्त आज़ादी दी। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में अपने बेटे बिंदुसार को राजपाट सौंप दिया था। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जो है अपने शासन को जो है पूरे यानी कि जो गंगा घाटी समय जो है पूरे उत्तर भारत को नियंत्रित किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बनाया और इन्होंने जो है देश को विदेशी प्रभुत्व से भी मुक्त कराया था और कुप्रबंध से भी बचाया था और इन्होंने जो है गांव को नगरों की जो है संस्थाओं की जो है यानी कि संगठन बनाए और इन्होंने जो है उन सभी को जो है पर्याप्त आज़ादी दी और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने जो अंतिम समय में जो है अपना जो पूरा राजपाट था या उसका जो साम्राज्य था वो जो है अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया था। और अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा ली और श्रवणबेल गोला चले गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। श्रवणबेल गोला जो है मैसूर के पास में पड़ता है और उनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है बौद्ध धर्म के किस अनुयायी के यानी कि जो है शिष्य बने थे, तो वो जो है भद्रबाहु से बने थे, उन्होंने जो है उन्हीं से दीक्षा ली थी और वो जो है उनकी मृत्यु जो है श्रवणबेल गोला में हुई। आगे आता है इनकी प्रमुख उपलब्धियाँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया था। आगे आता है कि उन्होंने गंगा घाटी समेत पूरे उत्तर भारत पर राज किया और राजनीतिक एकता भी हासिल की और उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था जिसे आज के बिहार में पटना के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से को एक केंद्रीय प्रशासन के तहत एकीकृत किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है गंगा घाटी समेत पूरे उत्तर भारत पर राज किया और राजनीतिक एकता हासिल की और उन्होंने जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जिसे आज के टाइम पर बिहार में यानी कि जो है पटना के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के महाद्वीप के जो ज़्यादातर हिस्से थे उन सभी को जो है केंद्रित किया यानी कि एकीकृत किया। अब आगे आता है उनके शासनकाल में आर्थिक और व्यापार से सुधार हुए थे। यानी कि उनके जो शासनकाल था उसमें जो आर्थिक और व्यापार में सुधार हुआ और उन्होंने सड़कों और सिंचाई प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचों का भी निर्माण करवाया और उन्होंने विदेशियों को अपने देश से निकालकर एक विशुद्ध भारतीय संस्कृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई थी। तो ये सभी जो है उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां थी और उन्होंने शांति बनाए रखने और समृद्धि लाने में सफलता भी हासिल की। उन्होंने कर वसूल किए और वजन और माप को मानकीकृत भी किया। उन्होंने सुरक्षा के लिए कई उपाय किए। मौर्य काल में कला, साहित्य और वास्तुकला में भी काफी विकास हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के महत्व पर प्रकाश डालिए यानी कि मौर्य साम्राज्य का महत्व कैसे है। तो मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होने वाला सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण साम्राज्य था। यह साम्राज्य बक्सु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। यह साम्राज्य राजतंत्री और केंद्रीकृत था। मौर्य साम्राज्य ने अपने शासन वाले विशाल क्षेत्र में एक व्यापक शासन प्रणाली विकसित की थी।
यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था, उसकी स्थापना जो है 322 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और ये जो है एक राजतंत्रीय और केंद्रीकृत शासन था। और इसमें जो है शासन वाला जो क्षेत्र था, वो उसने जो है एक व्यापक शासन प्रणाली की भी विकसित किया था। और आगे आता है, मौर्य साम्राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक तथ्य भी हैं, जिनमें पत्थर की मूर्तियां मौर्य कला के नायाब उदाहरण हैं। और मौर्य साम्राज्य ने परवर्ती शासकों के लिए केंद्रीकृत सरकार और शासन प्रणाली की एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी मौजूद है। मौर्य साम्राज्य से जुड़े कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। तो इनसे जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलती है। और आप भी जानते हैं कि कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु थे, उन्होंने जो है उनके शासनकाल के बारे में काफी ज्यादा जो है बताया है। और मेगास्थनी जो है सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। इन्होंने भी जो है अपनी इंडिका पुस्तक में जो है मौर्य साम्राज्य के जो है बारे में बात की है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चाणक्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी दीक्षा जो शिक्षा थी वो है तक्षशिला से प्राप्त की थी। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। यानी कि जो चाणक्य थे उनको जो है कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और उनका जन्म जो है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। और उन्होंने जो अपनी शिक्षा ली थी वो जो है तक्षशिला में ली थी। और वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री बने या मंत्री बने। और वो जो है उनके गुरु भी थे। और चाणक्य ने जो है नंद वंश के जो अंतिम राजा था गणानंद, उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से हराया और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजा बनाया था। और चाणक्य ने राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति विषयों पर भी लिखा है। अपनी जो पुस्तक है उनकी अर्थशास्त्र में। और उनका रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त को प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए चाणक्य नीति नाम का सूक्तियों का संग्रह लिखा था। तो ये जो है चाणक्य के बारे में कुछ बातें थी जो कि आपको 5 नंबर में पूछी जाती हैं। और चाणक्य ने वित्तीय स्थिरता और विवेकपूर्ण धन प्रबंधन पर जोर दिया था। चाणक्य के बारे में कई किंवदंतियां भी हैं। चाणक्य के नाम पर एक धारावाहिक भी बना था जो 1990 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको अच्छे से समझनी है। और ये जो है आपको पेपर में लिखनी है, जो कि आप अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आपको लगभग 50 से 60 शब्द लिखने हैं। यदि अगर आपका क्वेश्चन 6 नंबर में आता है तो आपको लगभग 100 से 150 शब्द लिखने होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इन सारे क्वेश्चंस को जो है आपको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना है, क्योंकि इन्हीं में से जो आपके क्वेश्चन आते हैं। और हम जो है आपकी हिस्ट्री ऐसी करवा देंगे कि आपने कभी भी ऐसी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट